आज के कार्यक्रम के आयोजक स्नेही भाई विनय सहस्रबुद्धे जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे दिल्ली भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष भाई विजेंद्र गुप्ता जी, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय भाई विजय कुमार मल्होत्रा जी, हम सबके चिर परिचित बड़ी बड़ी मूंछों वाले अटल जी के अनन्य सहयोगी आदरणीय शिव कुमार जी, भाई सुमित भसीन जी और इस सभागार में उपस्थित मेरे बहुत ही स्नेही भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं विनय जी को बधाई देना चाहूँगी जिन्होंने एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। अटल जी को जानना, उनके व्यक्तित्व के बारे में जिज्ञासा रखना और उस जिज्ञासा की पूर्ति कहाँ से हो इस बारे में सोचना, ये देश में और विदेश में बहुत लोग करते हैं, लेकिन उस जिज्ञासा की पूर्ति एक ही पोर्टल के माध्यम से हो जाएगी। एक ऐसा खजाना विनय जी उन लोगों के सामने उपस्थित कर देंगे, ये इतना बड़ा महती कार्य संपन्न हो जाएगा और पोर्टल का आज उद्घाटन हो जाएगा। ये ऐसा कार्य करके विनय जी ने एक अभिनंदनीय कार्य किया है और मैं आप सबकी तरफ से उनका अभिनंदन करती हूँ। मुझे सुनकर अच्छा लगा जब विनय जी ने कहा कि अभी इस पर पूर्ण विराम नहीं लगा है, क्योंकि अटल जी का व्यक्तित्व जितना विराट है, उनके बारे जितना लिखा जाए वो कम है और जितना कहा जाए वो कम है। वो संपूर्ण हो नहीं सकता, इसीलिए किसी काम को पूर्ण विराम करके कह देना ये हैं अटल जी, ये कभी नहीं होगा। जब लोगों को पता चलेगा कि एक ऐसा खजाना बना है, तब आप देखेंगे विनय जी अलग अलग जगह से सामग्री आपको मिलेगी, क्योंकि इसमें हमने दो चीज़ें की हैं, अटल जी द्वारा कहा गया और लिखा गया और अटल जी पर कहा गया और लिखा गया। तो अटल जी द्वारा लिखा गया और कहा गया तो हो सकता है समग्र आपके पास आ गया हो, लेकिन उसमें भी हो सकता है वो पत्र ना हो जो उन्होंने अपने मित्रों को लिखे हों। अब जैसे अपने अनुभव अभी भाई विजेंद्र गुप्ता जी ने बताए, हो सकता है ऐसे कितने ही अनुभव ऐसे कार्यकर्ताओं को उन पत्रों के माध्यम से मिलें जिससे उनकी शख्सियत का कोई एक आयाम उभर कर सामने आ जाए। तो अटल जी द्वारा लिखा गया भी बहुत कुछ आपको प्राप्त हो सकता है, और अटल जी पर कहा गया और लिखा गया तो पता नहीं कितना अभी अधूरा पड़ा होगा जो आपको प्राप्त होगा। इसलिए वो अपडेटिंग चलती रहेगी, लेकिन मोटे मोटे तौर पर अटल जी का व्यक्तित्व क्या है वो इस पोर्टल के माध्यम से लोगों को समझ में आ जाएगा। मुझे जब कहा गया कि आपको कहना है आज अटल जी कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में अटल जी का योगदान, तो मैंने कहा कि उनके किस आयाम पर सोचूं और किस पर बोलूं, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी का आदर्श कार्यकर्ता कैसा हो ये कोई अटल जी से सीखे, संसद में एक प्रभावी सांसद कैसा हो ये कोई अटल जी से सीखे, देश में सक्षम नेता प्रतिपक्ष कैसा हो ये कोई अटल जी से सीखे, देश का एक अच्छा शासक कैसा हो ये कोई अटल जी से सीखे, एक गठबंधन सरकार का मुखिया कैसा हो ये कोई अटल जी से सीखे। और अगर मैं उनके इंसानियत के पहलू पर चली जाऊं तो एक अच्छा इंसान कैसा हो ये कोई अटल जी से सीखे, एक अच्छा मित्र, एक कवि हृदय, एक मर्मस्पर्शी व्यक्तित्व। तो कौन कौन से उनके आयाम पर बोलूं, क्योंकि जहां तक पार्टी के कार्यकर्ता का सवाल है, मैं ऐसे अनेक प्रसंगों की साक्षी हूं और विजय जी मेरी बात को पुष्ट करेंगे कि कितने ही अवसर ऐसे आए जब अटल जी के मन के प्रतिकूल पार्टी ने निर्णय किया,
और उस समय वो कार्यकर्ता की हैसियत में नहीं थे, नेता की हैसियत में थे। और नेता भी कोई नंबर 2 नंबर 3 के नहीं, शीर्षस्थ नेता की हैसियत में थे। लेकिन उस समय भी लोकतंत्र में बहुमत का सिद्धांत चलता है, ये कहकर उन्होंने सबसे अप्रिय निर्णयों को भी स्वीकार किया। यानी शीर्षस्थ पद पर पहुंचकर भी कार्यकर्ता का भाव रहा। वरना कितनी ही पार्टियां ऐसी हैं जहां एक बार आदमी नेता बन जाता है तो वो कहता है कि अंतिम वाक्य मेरा होगा, जो मैंने कह दिया पार्टी उसी के अनुसार चलेगी। कोई दूसरा तो भिन्न मत रखने की हिम्मत ही नहीं कर सकता, कहना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये खैर इस पार्टी का सौभाग्य है कि यहाँ नेता अपने इर्द गिर्द इतना अभयदान देते हैं, इतना निर्भय वातावरण बनाते हैं कि लोग कह सकें। लेकिन हैं कुछ लोग ऐसे जिनको पद मिल जाता है तो उसके बाद वो टीम प्लेयर नहीं रहते। उसके बाद उनको लगता है कि जो हमने कहा वही होना चाहिए। लेकिन उन लोगों के लिए अटल जी आदर्श होने चाहिए कि मैं कह रही हूं, जब वो शीर्षस्थ पद पर थे उस समय भी अगर उनके मन में कोई निर्णय था कि ये ऐसे होना चाहिए, उसके विपरीत निर्णय हुआ। विजय जी साक्षी है मैं किस प्रसंग की बात कर रही हूं। लेकिन उन्होंने कहा लोकतंत्र में बहुमत का सिद्धांत चलता, अगर पार्टी में मैं अल्पमत में हूं और मेरी बात के विरोध में पार्टी के ज्यादातर लोग खड़े हैं तो बहुमत को स्वीकारना मेरा कर्तव्य है एक कार्यकर्ता के नाते, भले ही मैं नेता होऊंगा। तभी मैंने कहा कि पार्टी का आदर्श कार्यकर्ता हो ये कोई उनसे सीखे। जहां तक सांसदपन का सवाल है, पहली बार जब वो चुनकर आए वो कहा करते कि मेरी सीट खंबे के पीछे आई थी। लेकिन पहले ही वर्ष में उनका पहला भाषण सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इस बच्चे में स्पार्क है और आप देखना ये कहां पहुंचेगा। जब हम उनकी डीवीडी सीडीज के माध्यम से आप लोग उनके सारे भाषणों को सुनेंगे जो संसद के अंदर दिए हुए हैं तो लगेगा कि एक सांसद का प्रभावीपन कैसा होता है। अत्यंत प्रभावशाली सांसद के तौर पर वो उभरे और इसीलिए आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड भी उन्हें मिला। एक सक्षम नेता प्रतिपक्ष कैसा हो। अगर यहां बैठे लोगों में से जिनमें राजनीतिक पंडित हैं, अगर मैं पूछूं कि अटल जी से पहले देश में नेता प्रतिपक्ष कौन था तो शायद कोई भी नहीं बता सके। लोगों को मालूम ही नहीं। इंदिरा गांधी भी नेता प्रतिपक्ष रही हैं, राम सुभग सिंह नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, किसी को नहीं पता। देश की राजनीति में रुचि रखने वाले लोगों के लिए नेता प्रतिपक्ष का कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी से शुरू होता है। और उस समय उन्होंने क्या स्थापना की? उन्होंने कहा कि हम विरोधी हैं, दुश्मन नहीं। और लोकतंत्र में विरोध विचारधारा के आधार पर होता है, नीतियों के आधार पर होता है, कार्यक्रम के आधार पर होता है। हम शत्रु नहीं हैं एक दूसरे के। और इसके साथ ही उन्होंने कहा और जब राष्ट्रहित का मामला आ जाए तो फिर संसद सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष में बंटनी नहीं चाहिए, बल्कि समग्र राष्ट्र के रूप में हम लोगों को संकट का सामना करना चाहिए। खुशी होती है आज इस बात को कि जिन सिद्धांतों को अटल जी ने प्रतिस्थापित किया था, आज उस पद पर रहते हुए वो संस्कार हमने उनसे सीखे और ग्रहण किए। अभी की घटना, आज का कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया लांस नायक हेमराज और सुधाकर सिंह जी को श्रद्धांजलि देकर। जिस दिन ये घटना घटी KLOC के ऊपर पाकिस्तान आर्मी ने आकर हमारे 2 जवानों के सर काटे और उनमें से एक का सर वो ले गए, तो अर्ली मॉर्निंग सुबह मैंने NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिवशंकर मेनन को फोन किया और कहा कि प्रधानमंत्री जी से मेरी बात कह देना जाकर कि ये स्थिति देश को स्वीकार्य नहीं होगी। वो जो भी कठोर कदम उठाएं हम उनके साथ खड़े हैं, प्रतिपक्ष के तौर पर हम उनके साथ। उन्होंने कहा कि मैम मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका, मैं आज ही ये कन्वे कर दूंगा। और उन्होंने जरूर कन्वे कर दिया होगा।
ये दीगर बात है कि 6 दिन तक कोई रिस्पॉन्स सरकार की तरफ से नहीं आया, लेकिन कल हम लोग हेमराज जी के घर गए थे। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी, पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी, मैं स्वयं और उत्तर प्रदेश के हमारे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, हम चारों गए थे। वहाँ से जब मैं लौटी तो प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मैं कल सुबह एनएसए को आपके पास भेजना चाहता हूँ सारी स्थिति पर चर्चा करने के लिए। मैंने कहा ज़रूर भेजिए। आज सुबह मैं और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली से उनकी बात हुई। आज शाम को मैं कह सकती हूँ कि वो वार्ता सफल रही, क्योंकि हम प्रधानमंत्री जी को देश का मूड समझाने में कामयाब हो गए। अभी जब मैं आ रही थी तो प्रधानमंत्री जी के कई वक्तव्य टीवी पर थे, जिसमें से सबसे मुखर वक्तव्य था that after this barbaric incident there cannot be business as usual with Pakistan. देश का मूड समझकर कुछ बोलो, कुछ कहो, कुछ करो। लेकिन आज जो मेजर्स उन्होंने लिए हैं उनमें से एक टफ मेजर्स की ध्वनि भी आती है, लेकिन ये एक वाक्य that after this barbaric incident there cannot be business as usual with Pakistan, ये सुनकर अच्छा लगा कि चलिए थोड़ी देर बाद सही, लेकिन प्रधानमंत्री ने देश के मूड को समझा और प्रतिपक्ष ने जो बात कही थी, आज कन्वे की थी, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने एक्ट किया। बात अटल जी की हो रही थी, तो मैंने कहा कि ये संस्कार उन्होंने दिए जिनको हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के बाद जब शासन उनके हाथ में आया तो इतने दूरदर्शी निर्णय लेकर और बहुत दूरगामी प्रतिक्रियाओं वाले निर्णय लेकर उन्होंने साबित कर दिया इस देश में अच्छा शासन क्या होता है, गुड गवर्नेंस क्या होती है। कोई सोच सकता था कि 6 सालों के अंदर इतने बड़े बड़े फैसले हो जाएंगे कि देश में 1,60,000 करोड़ की योजना आ जाएगी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, सारे देश के राजमार्ग चौड़े कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांव को हर सड़क से जोड़ दिया जाएगा। कोई सोच सकता था कि इस देश में गंगा से गोदावरी जुड़ सकती है, कृष्णा से कावेरी जुड़ सकती है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की हजारों हजार करोड़ रुपए की योजना आ जाएगी। और उसके साथ साथ इतने बड़े प्रकल्पों के साथ आम आदमी के लिए अंत्योदय योजना करके निशुल्क अनाज वितरण की भी योजना बनेगी और 2 रुपये किलो चावल और 3 रुपया किलो गेहूं की भी योजना बनेगी। ये इतना बेजोड़ संगम उन्होंने अपने शासन में, एक तरफ बहुत बड़े विकास का और दूसरी तरफ गरीब के बहुत बड़े कल्याण का अपने शासनकाल में चलाया। लेकिन मित्रों, उससे भी बड़ी बात अगर भारतीय राजनीति में योगदान की मैं कहूं तो वो है कि गठबंधन युग की शुरुआत जो इस देश में अटल जी के आने से 2 वर्ष पहले हुई थी, उसमें गठबंधन की सरकार कैसे चलाई जा सकती है, इसका अगर कोई आदर्श मानदंड इस देश में किसी ने स्थापित किया तो उस व्यक्ति का नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। क्योंकि गठबंधन की सरकार एक संयुक्त परिवार की तरह होती है और एक संयुक्त परिवार को इकट्ठा रखने की जिम्मेदारी उस परिवार की मां पर होती है। क्योंकि जब बच्चों के विवाह हो जाते हैं, बेटों के, तो बहुएं भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि से आती हैं, अलग अलग परिवेश से आती हैं, भिन्न भिन्न पारिवारिक संस्कारों से आती हैं। उन सबको इकट्ठा रखना, कभी प्यार से, कभी फटकार से, कभी दुलार के, कभी झकझोर के, एक बहुत सुलझी हुई मां रख सकती है। और जहां वो मां उपलब्ध है, वो परिवार बेटों के विवाह के बाद भी इकट्ठा रहता है। कि जिस परिवार में वो सुलझी हुई मां नहीं है, वहां शिराजा बिखर जाता है। पिछले 2 बार से गठबंधन की सरकार चल रही है, यूपीए 1 और यूपीए 2। हर असफलता का ठीकरा मनमोहन सिंह अपने किसी सहयोगी दल पर फोड़ते हैं।
अपने किसी काम न करने की कमजोरी का जवाब हमेशा देते हैं गठबंधन धर्म की मजबूरी है। कभी आपने ये शब्द अटल जी के मुंह से सुना? हमने 24 दलों की सरकार चलाई थी, क्योंकि जब मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थी तो तमाम लोगों की मीटिंग बुलाना मेरी जिम्मेदारी होती थी। 24 दल, सिंगल पार्टी के दल भी शामिल थे उसमें। भांत भांत की सोच, भांत भांत के लोग, हर तरह की विम्स, हर तरह के मूड्स, लेकिन सबको आखिरी वाक्य अटल जी का मिल जाता था। एक थपकी देके उद्वेलित से उद्वेलित सहयोगी को वो शांत कर देते थे, कुछ ऐसा कह के कि उसको लगने लगता था नहीं मेरा हित यहां सुरक्षित है। और जब तक सहयोगियों को ये लगे कि मेरा हित सुरक्षित है, तब तक वो कभी सरकार गिराने की बात नहीं कर सकते। किस तरह से गठबंधन सरकार चलती है, क्योंकि मैं साक्षी हूं उसकी, मैं भागीदार थी उस सरकार में। मैंने कैबिनेट के अंदर भी निर्णय होते देखे और कैबिनेट के बाहर भी लोगों को उलझते देखा, लेकिन किस सुलझाहट से उन्होंने देश में गठबंधन की सरकार चलाई, एक मापदंड स्थापित कर गए वो। लेकिन उसका एक कारण था, उसका कारण ये था कि अटल जी केवल प्रधानमंत्री नहीं थे, अटल जी लीडर भी थे। आज की सरकार का सबसे बड़ा संकट यह है कि मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर तो हैं, लेकिन मनमोहन सिंह लीडर नहीं है। और देश के लीडर तो क्या होना, वो अपनी पार्टी के भी लीडर नहीं है। और उनके यहां तो ये तय है कि जो कुछ बुरा है वो सरकार कर रही है और उसको सब कुछ अच्छा वहां की लीडर करवा रही हैं। वहां तो इस चीज की भी लड़ाई है कि जो कुछ खराब हो रहा है वो सरकार कर रही है, जबकि सरकार का नेतृत्व वही पार्टी कर रही है। लेकिन जब आवाज उठती है विरोध की सरकार के किसी निर्णय के खिलाफ, तो पहली चिट्ठी सोनिया गांधी जी की जाती है कि खराब किया मनमोहन सिंह ने, ठीक किया सोनिया गांधी ने। तो जब आपस में ही लड़ाई लीडर और प्राइम मिनिस्टर की चल रही हो, वहां गठबंधन की सरकार कैसे चल सकती है? लेकिन हमारे यहां अटल जी प्राइम मिनिस्टर भी थे, अटल जी लीडर भी थे। और अटल जी केवल बीजेपी के लीडर नहीं थे, अटल जी केवल एनडीए के लीडर नहीं थे, अटल जी इस देश के लीडर थे। क्योंकि देश ने उनके नेतृत्व को स्वीकार किया था, वो देश के नेता थे। इसीलिए सरकार को चलाने के लिए, जनमानस को साथ लेने के लिए देश में नेता की आवश्यकता होती है, केवल प्राइम मिनिस्टर देश को नहीं चला सकता। और ये अटल जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि वो देश के निर्विवाद नेता बनकर के उभरे और एक ऐसी सरकार उन्होंने चला करके दिखाई जो भांत भांत के लोगों से बनी थी। लेकिन गठबंधन की सरकार क्या होती है और सफलता से कैसे चलाई जा सकती है, ये योगदान अटल जी का रहा। और इसके पीछे जो मैंने कहा, वो सबसे बड़ा गुण था उनका एक अच्छा इंसान होना, एक अच्छा इंसान होना। उनकी 51 कविताएं हैं, उसमें उनके कई आयाम दिखाई पड़ते हैं। लेकिन एक कविता जो मुझे बहुत पसंद है, शायद पता नहीं आपने सुनी भी हो कि नहीं, क्योंकि वो उनकी चर्चित कविताओं में नहीं है। उनसे उनकी वो इंसानियत सामने आती है कि वो कैसे लोगों को सुलझा करके चला लेते थे। उसका शीर्षक है आओ मन की गांठें खोलें। जो व्यक्ति मन की गांठ जानता है वो उस गांठ को खोलना भी जानता है, और जो मन की गांठ खोल लेगा वो 24 लोगों की सरकार क्या 240 लोगों की सरकार चला लेगा। तो अटल जी मन की गांठों को समझते भी थे, मन की गांठों को खोलना भी जानते थे। और ये केवल वो व्यक्ति कर सकता है जो अपने राजधर्म को समझता हो और दूसरे के मन के मर्म को समझता हो। और इन दोनों चीज़ों का बेजोड़ संगम अटल बिहारी वाजपेयी हैं। उन्होंने राजधर्म भी निभाया
और मन का मर्म भी समझा और निभाया, और यही उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, ये उनका सबसे बड़ा योगदान भारतीय राजनीति को है। बहुत बहुत धन्यवाद।